काम देंगे बच्चों। ठीक है, हमारे पास एक ये सवाल है। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में उन्होंने बताया कि मेटल जिंक मेटल सल्फर से मिलता है। ठीक है, और जिंक सल्फाइड बनाता है। ठीक है ना, ये सब सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि उन्होंने बताया कि हमारे पास पाउडर्ड जिंक 13.0 ग्राम है। आप जानते हैं चीज़ों को अगर पाउडर्ड स्टेट में लिया जाए तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह उन्होंने क्या किया, पाउडर्ड सल्फर इस्तेमाल किया। ठीक है ना। जिंक कितना है, 13 ग्राम। और सल्फर कितना है, ये भी पाउडर्ड ही है, दायरे वही पर्पज है इसका। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से काम हो जाएगा हमारा, वेट नहीं करना पड़ेगा हमें ज़्यादा, है ना। तो ये रिएक्शन हुआ और विगरस रिएक्शन हुआ, मतलब ये अच्छा खासा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये मालूम करना है कि भाई इससे हमें जिंक सल्फाइड कितना हासिल हुआ। यानी अगर आप बज़ाहिर देखें तो बड़ा साफ सुथरा सा प्यारा सा सवाल है कि दो चीजों के मासेस दिए गए हैं, तीसरी चीज का मास मालूम करना है। बज़ाहिर अगर हम देखें तो हमारे पास ये सिंपल सी कंडीशन बन रही है, कौन सी, हम कह रहे हैं भाई ये तो मास मास रिलेशनशिप है ना। मास मास रिलेशनशिप बन रहा है, एक सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस के मास को मालूम करने की बात हो रही है। अच्छा, ये तमाम बातें थियोरेटिकल है ना, यानी हमने सिंपल स्टेशोमेट्री की बात करनी है, हमने स्टेशोमेट्री डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि ये सब जो है कि कितना इतना में इतना हासिल होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे सवाल में काम क्या करना है, सवाल में यहाँ पे उन्होंने कहा है कि भाई आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएक्टेंट। आइडेंटिफाई करें क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है यहाँ पर, है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है यहाँ पे। और साथ में ऑल्सो कैलकुलेट करें क्या, मास ऑफ द एक्सेस रिएक्टेंट, है ना। ये मालूम करें सबसे पहले तो कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, और साथ में ये मालूम करें कि एक्सेस रिएक्टेंट कितना है। अब ये क्या चीज होती है भाई, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट क्या होती है। तो सबसे पहले तो चंद बातें जरा थ्योरेटिकली समझें इसकी, और उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिकल पे पहुंचेंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है वो थ्योरेटिकल बातें, देखिए दो चीजें हमारे पास जो है ना, आप समझिए। लिमिटिंग हमारे पास जो स्टेशोमेट्री है वो दो तरह की होती है। एक आम से अंदाज में, एक आपको समझाने के अंदाज में अगर मैं बताऊं तो समझिए, हमारे पास स्टेशोमेट्री दो तरह की है। एक है सिंपल स्टेशोमेट्री और एक है लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशोमेट्री। अच्छा, दोनों में क्या फर्क है। सिंपल स्टेशियोमेट्री का मतलब ये कि एक सब्सटेंस रिएक्टेंट की मिकदार दी गई है और उससे दूसरे की मिकदार मालूम करना है। दूसरा क्या होगा, वो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट हो, यानी रिएक्टेंट दिया है प्रोडक्ट मालूम करना, नो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेशियोमेट्री के अंदर ऐसा नहीं होता। स्टेशियोमेट्री में हमारे पास ये कहना कि रिएक्टेंट दिया गया होगा प्रोडक्ट मालूम करना होगी, ऐसा नहीं है हमेशा। स्टेशियोमेट्री का मतलब है एक सब्सटेंस की मिकदार से दूसरे सब्सटेंस की मिकदार मालूम करना, comparing with balanced chemical equation, and given substance or required substance can be either product or reactant। यानी गिवन कौन हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकती है। रिक्वायर्ड कौन हो सकता है, रिएक्टेंट भी हो सकता है प्रोडक्ट भी हो सकती है। बस एक ये दिया गया होगा, दूसरे को मालूम करना होगा। कौन दिया होगा, किसे मालूम करना होगा, ये कोई लिमिट नहीं है ना, ये कोई लिमिट नहीं है। रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट मालूम कर ले, नहीं जरूरी नहीं है। प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट मालूम किया जा सकता है भाई, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट मालूम किया जा सकता है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट मालूम की जा सकती है। बस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कंपेयर करते भाई काम करेंगे। तो ये तो हुई थोड़ी सी बात आपकी लिमिटिंग रिएक्टेंट सिंपल स्टेशियोमेट्री के हवाले से। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशियोमेट्री में क्या होता है, ये इसमें भी स्टेशियोमेट्री ही होती है लेकिन ये फर्स्ट स्टेप में नहीं होती है। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हमें ये मालूम करना होता है कि दो जो रिएक्टेंट हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जिनकी मिकदार गिवन है ना, रिएक्टेंट की मिकदार गिवन है, उन दोनों में से कौन रिलेटिवली लोअर मोल रेशियो रखता है,
जो मोल रेशो कम रखेगा वो जल्दी खर्च हो जाएगा, और जो जल्दी खर्च हो जाएगा वो प्रोडक्ट के बनने को लिमिट कर देगा, रोक देगा। फिर उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहेंगे। और फिर उस लिमिटिंग रिएक्टेंट से सब चीजों की मिकदार बेस कर रही हो। यानी लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा मेन पार्ट होगा, रिएक्टेंट होगा, रिएजेंट होगा इस पूरे सवाल के अंदर। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है भाई हम ये पहचाने कैसे कि ये सिंपल स्टेशियोमेट्री है या लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशियोमेट्री। देखिए मैं जरा इस इक्वेशन को दोबारा से उतारता हूँ और जरा एक आसान से अंदाज में इसको लिखने की कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। स्टेट नहीं लिख रहा, सिर्फ इसके मोल रेशियोज को लिख रहा हूँ। जिंक और सल्फर मिले, जिंक सल्फाइड बन गया, ठीक है ना। अब अगर हम इसके सवाल के हिसाब से जाएं तो हमें क्या कहना है, हमें बताया उन्होंने भाई जिंक कितना है हमारे पास 13 ग्राम, सल्फर कितना हमारे पास 8 ग्राम, ठीक है ना। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हम पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जिंक सल्फाइड, हमसे पूछा जा रहा है जिंक सल्फाइड कितना कितने ग्राम बना ये मालूम कर दीजिए, ठीक है ना। ये सवाल का पहला हिस्सा, सवाल का पहला हिस्सा। सवाल का दूसरा हिस्सा क्या है, हमसे कहा जा रहा है भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करें। लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मालूम करें, रिएक्टेंट रिएजेंट एक ही बात है। और हमसे कहा जा रहा है अमाउंट ऑफ मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट भी मालूम करें। अब ये एक्सेस रिएजेंट क्या है इसको हम जरा बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हमारे पास ये सवाल का ये जो मैंने एक समरी वर्जन बना लिया इसको जरा समझने की कोशिश करें। देखिए ये सवाल खुद चीख चीख के कह रहा है कि भैया ये सिंपल स्टेशियोमेट्री नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशियोमेट्री है। मानो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बच्चों हमारे पास सवाल में ये वाला हिस्सा मान लेते थोड़ी देर के लिए है ही नहीं, इस लाइन को हम अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें, फर्स्ट करते हैं, है ना, उसके बावजूद भी ये सवाल बोल रहा है कि भैया ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से सॉल्व होगा, ठीक है ना। ये तो सिंपल स्टेशियोमेट्री नहीं है, ये तो लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड मास मास रिलेशनशिप है ना। अब सवाल ये पैदा होता है यार ये कैसे पता चला कि भाई ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाली स्टेशियोमेट्री है, सिंपल नहीं है। हमें कैसे पता चला, इस सवाल को देख के कैसे अंदाजा हो गया। अभी तो चलो यहाँ पे लिमिटिंग रिएक्टेंट खुद ही बोला हुआ है ना इन्होंने। मान लो अगर ये नहीं होता, ट्रैप करते तुम्हें, फिर क्या करते, फिर कैसे पता चलता। तो हम देखते हैं कि सवाल में गिवन क्या है। बच्चों अगर सवाल में कभी भी ना, अगर सवाल में कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स की मिकदार दी गई हो, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट की मिकदार दी गई हो ना, ये है आपका मेन हिंट, ये है आपका मेन हिंट। यहां से पता चलेगा कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड स्टेशियोमेट्री है। अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स की मिकदार गिवन हो तो ऐसे में हमारा काम लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है सबसे पहले, सवाल में गिवन हो या ना हो। ये देखते ही हमें समझ लेना है कि भाई ये लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला सवाल है। क्यों, दो रिएक्टेंट्स की मिकदार गिवन है। अच्छा, अगर दो की मिकदार गिवन है तो इनमें एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसका मतलब है वो रिएक्टेंट सबसे पहले खर्च हो जाएगा, दूसरे रिएक्टेंट से पहले खर्च हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट के बनने को रोक देगा। यानी प्रोडक्ट के बनने की मिकदार की डिपेंडेंसी, है ना, प्रोडक्ट की मिकदार की डिपेंडेंसी लिमिटिंग रिएक्टेंट पे होगी। प्रोडक्ट कितनी बनेगी लिमिटिंग रिएक्टेंट बताएगा, है ना। तो फिर अगर लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो दूसरा वाला क्या कहलाएगा, फिर एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। तो चलो अब पहला काम क्या है हमारे पास इस सवाल में कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हमारे पास।
है ना। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है हमारे पास, तो चले भाई हमारे पास सवाल में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला हिस्सा क्या होगा, टू फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करते कैसे हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट माने उस रिएक्टेंट को कहा जाता है जिसका मोल रेशो सबसे कम होता है, बाकी रिएक्टेंट की निस्बत मोल रेशो सबसे कम होता है। अच्छा हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन है भाई, यहाँ पे मानो एक तरफ है हमारे पास जिंक और एक तरफ हमारे पास सल्फर, इनका मोल रेशो दरअसल कंपेयर किया जाएगा, जिसका मोल रेशो कम वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा किसका मोल रेशो कम किसका मोल रेशो ज्यादा, तो यहाँ पे जो देखा सबसे पहले दोनों की मिकदार बराबर नहीं है, मिकदार से हमें देखना भी नहीं है, हमें तो मोल रेशो देखना होता है, जिसका मोल रेशो कम वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। और ध्यान में रखें केमिस्ट्री का यूनिट क्वांटिटेटिव यूनिट मोल है, ठीक है ना, जिसका मोल या मोल रेशो कम आएगा वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट बताए। अच्छा अब देखिए मोल रेशो कैसे मालूम करते हैं, मान लें मोल रेशो मालूम करना है हमें, तो हमारे लिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, हम कहेंगे देखें मास ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस माने जिंक डिवाइड बाय मोल्स ऑफ द फर्स्ट सब्सटेंस इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इनटू इट्स एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास, रेशो बना लें। सेम बात यहाँ पे भी, मास ऑफ द सेकेंड सब्सटेंस by molecular moles of the second substance in the balanced chemical equation into molecular mass या atomic mass of the second substance। ये है हमारे पास मोल रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखें जिंक कितना दिया गया है हमें 13 ग्राम, जिंक के मोल इक्वेशन में कितने, इक्वेशन में इसका 1 मोल है ना, सल्फर का भी कितने 1 मोल है, तो हमारे पास जिंक कितना है 1 मोल मल्टीप्लाइड बाय जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है, जिंक का एटॉमिक मास कितना होता है 65.4, है ना 65.4। सेम फॉर द सल्फर ले जाते हैं, सल्फर का मास कितना दिया गया है 8 ग्राम दिया गया, मोल कितने हैं अभी देखे थे हमने एक है, एटॉमिक मास कितना होता है 32, ठीक है। अब यहां से हमारे पास ठीक है, हमने क्या कहना है इसके मोल रेशियोज को डिटरमाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 13 को डिवाइड कर देंगे 65.4, तो हमारे पास इसका जो रेशियो निकलेगा दैट वुड बी 0.198। अब यही बात हम यहाँ पे कर लेते हैं 8/32, ये निकलेगा हमारे पास 0.25। अब अगर हम नोट करें तो कौन सा मोल रेशियो रिलेटिवली कम है, तो हम कहेंगे भाई ये जो मोल रेशियो आया है हमारे पास ये स्मॉलर मोल रेशियो है ना, ये हमारे पास क्या है स्मॉलर मोल रेशियो है। अगर ये स्मॉलर मोल रेशियो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो अगर ये लिमिटिंग है तो भैया फिर ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, हमने बोला भाई ये हमारे पास है एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएजेंट, ठीक है ना। यानी हमें जो जिंक सल्फाइड की मिकदार मालूम करनी है, यहाँ जो कैलकुलेशंस करनी है वो दरअसल लिमिटिंग रिएक्टेंट बेस्ड यानी जिंक की बेसिस पे होगी, जिंक की मदद से जिंक सल्फाइड की मिकदार मालूम की जाएगी और जिंक ही की मदद से ये मालूम किया जाएगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच गया, है ना, कितना एक्सेस रिएजेंट बच गया, ठीक है ना, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट कितना हमारे पास बच गया। तो ये हमारे पास अब लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो गया, तो अब हमें क्या करना है जिंक सल्फाइड की मिकदार मालूम करनी है ना, सवाल का एक पहला हिस्सा तो यही था, तो हम क्या करेंगे अब हम इसकी मदद से ही हमें मालूम करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो गया। अब हमें क्या मालूम करना है, फाइंड मास ऑफ जिंक सल्फाइड। अच्छा एक सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस के मास को मालूम करेंगे हम,
तो ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है हमारे पास, है ना। उससे क्या होते हैं, हम कहेंगे अकॉर्डिंग, स्टेशनरिटी हो गई ना, मास मास रिलेशनशिप, अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा, उसके लिए क्या है हमारे पास, हम कहेंगे देखें, 1 मोल जिंक है। जिंक क्यों लिया भाई, क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेड है। 1 मोल जिंक सल्फाइड है, जिसका मालूम करें, है ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर वही तरीका हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स की जगह मोल लिख देंगे, और मोल की जगह एटॉमिक मास ऑफ जिंक लिख देंगे। वो कितना लिखा अभी हमने, 65.4 ग्राम, दैट इज जिंक। यही बात यहाँ पे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल एसिड लिख देंगे, मोल की जगह जिंक सल्फाइड का हम क्या करेंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास लिख देंगे और मोलिकुलर मास लिख देंगे। अच्छा, वो कितना होगा, 65.4, जिंक का, सल्फर का 32, दोनों को ऐड कर दें, आंसर आ जाएगा हमारे पास 97.4 ग्राम जिंक सल्फाइड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 65.4 ग्राम जिंक इक्वल्स टू 97.4 ग्राम जिंक सल्फाइड। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन मास, है ना, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन मास। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें कितने ग्राम में मालूम करना है, 13 ग्राम में मालूम करना है। ठीक है ना, 13 ग्राम में मालूम करना है, तो 13 ग्राम में हम करेंगे इसको मालूम, 13 ग्राम जिंक से। ये तो पता चल गया ना कि 65.4 ग्राम हो तो 97.4 ग्राम मिलता है, लेकिन हमारे पास तो 13 ग्राम है, हमारे पास तो 13 ग्राम है। अब अगर 13 ग्राम है तो हमारे पास कितना होगा, हम कहेंगे 97, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, मल्टीप्लाइड 97.4 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइड बाय 65.4 ग्राम जिंक सल्फाइड। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 97.4 मल्टीप्लाइड बाय 13 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 65.4। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 19.36 ग्राम जिंक सल्फाइड। यानी 13 ग्राम अगर हमारे पास जिंक हो, 13 ग्राम अगर हमारे पास जिंक हो, तो हमें जिंक सल्फाइड मिलना चाहिए 19.36 ग्राम। ये आ गया हमारे पास सवाल का दूसरा हिस्सा। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम हो गया, फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमने क्या किया, दूसरी चीजों को डिटरमिन कर दिया। दूसरी चीज क्या थी, जिंक सल्फाइड। अच्छा, अब सवाल का तीसरा हिस्सा, बड़ा लंबा सवाल हो गया ये, है ना। सवाल का तीसरा हिस्सा, और वो क्या, अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट मालूम करना। अमाउंट ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट तो मुराद ये है कि भाई देखें, एक रिएक्टेंट तो मुकम्मल खर्च हो गया, उसका नाम तो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दूसरा मुकम्मल खर्च नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ बच गया। बचने वाले रिएक्टेंट का नाम क्या रखा हमने, एक्सेस रिएक्टेंट। अब वो बचा कितना, एक्सेस रिएक्टेंट बचा कितना, माने हमसे कहा जा रहा है लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम करना है हमें, है ना, लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम करना है हमें। अब अगर लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम करना है हमें, अगर हमें लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम करना है तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम कैसे किया जाता है, तो उसको जरा जनरल वर्जन जरा उसको पहले समझें कि अगर हमें लेफ्ट ओवर अमाउंट मालूम करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम कहेंगे गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट, है ना। जब कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट की बच जाने वाली मिकदार मालूम करने को कहा जाएगा, जब कभी भी एक्सेस रिएक्टेंट की बच जाने वाली मिकदार मालूम करने को कहा जाएगा, तो वो कैसे मालूम करेंगे हम कहेंगे भाई दिया कितना था, उसमें खर्च कितना हुआ। माने हमें सल्फर दिया गया है, यहाँ पे हमने कहा सल्फर एक्सेस रिएक्टेंट है ना, सल्फर दिया गया है कितना, 8 ग्राम। अब ये 8 ग्राम पूरा खर्च नहीं होगा। जिंक दिया गया है 13 ग्राम, वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो पूरा खर्च हो जाएगा, उसकी लेफ्ट ओवर अमाउंट 0 हो जाएगी। लेकिन जो एक्सेस रिएक्टेंट होगा वो पूरा का पूरा खर्च नहीं होगा, यानी 8 ग्राम में से कुछ मिकदार खर्च होगी और बाकी बच जाएगी। हमें वो बाकी बच जाने वाली मिकदार मालूम करनी है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए भैया गिवन कितना है, 8 ग्राम। फिर हमें ये मालूम होना चाहिए खर्च कितना हुआ, कंज्यूम्ड अमाउंट कितना है। कंज्यूम्ड अमाउंट से मुराद ये कि
13 ग्राम जिंक के साथ कितने ग्राम सल्फर ने रिएक्ट किया? ये तो 8 ग्राम। 8 का 8 तो खर्च नहीं हुआ, एक्सेस है, बचेगा। तो कितना खर्च हुआ? अब 8 में से कम खर्च हुआ होगा, 3 4 5 6 7, कितना भी खर्च हो सकता है, 7.8, कुछ ना कुछ मिकदार बच जाएगी। वो कितनी है कंज्यूम्ड अमाउंट पे जब तक मालूम नहीं होगी, उस गिवन तो पता है हमें सल्फर की, एक्सेस रिएक्टेंट की, कंज्यूम्ड कितनी है वो नहीं पता, तो कंज्यूम मालूम करना हमारा पहला पर्पज है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सबसे पहले यहाँ पे मालूम करेंगे कंज्यूम्ड अमाउंट ऑफ सल्फर, एक्सेस यूनिट, है ना। वो कैसे मालूम करेंगे भाई? अगेन एक सब्सटेंस के मास से दूसरे सब्सटेंस के मास मालूम करना है, स्टेशियोमेट्री है, वही काम। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास गिवन कौन होगा? गिवन हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट, हम कहेंगे 1 मोल जिंक। अब रिक्वायर्ड कौन होगा? सल्फर, 1 मोल सल्फर। अब बोले सर आप तो सल्फर की मिकदार तो ऑलरेडी गिवन है, आप ये क्यों मालूम करना है? हम बोलेंगे भाई वो जो सल्फर की मिकदार हमें गिवन है ना, वो एक्सेस वाली है, उसमें खर्च कितना हुआ ये नहीं मालूम हमें। यहाँ जो हम अमाउंट निकाल रहे हैं वो खर्च कितना हुआ, कंज्यूम्ड अमाउंट निकाल रहे हैं, और वो निकालने के लिए भी हमें स्टेशियोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा। फिर वही काम, 1 × 65.4 ग्राम जिंक इक्वल्स टू 1 × सल्फर का एटॉमिक मास 32 ग्राम सल्फर। ये हो गया 65.4 ग्राम जिंक इक्वल्स टू 32 ग्राम सल्फर। हमें कितने ग्राम दिया गया है? हमें कितने ग्राम दिया गया है? 13 ग्राम। 13 ग्राम जिंक इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाइड बाय 13 बाय 65.4 ग्राम सल्फर। अब इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 32 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये आंसर आ जाएगा 6.36 ग्राम सल्फर, है ना। 6.36 ग्राम सल्फर, ये हमारे पास दरअसल वो मिकदार है जो सल्फर की खर्च हुई है ना। ये जो मिकदार मालूम हुई है हमें सल्फर की, ये वो मिकदार है जो खर्च हुई है, दैट्स कंज्यूम्ड अमाउंट, कंज्यूम्ड अमाउंट, है ना। अब जब कंज्यूम्ड अमाउंट मालूम हो गई, तो अब हम मालूम कर सकते हैं लेफ्ट ओवर अमाउंट, है ना। टू फाइंड एक्सेस अमाउंट, मास ऑफ एक्सेस अमाउंट कैसे मालूम करेंगे? फॉर्मूला तो ध्यान में रहेगा क्या, लेफ्ट ओवर अमाउंट, बच जाने वाली अमाउंट इक्वल्स टू गिवन अमाउंट माइनस कंज्यूम्ड अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा भाई, क्या है गिवन, कितना था सल्फर, कितना गिवन था 8 ग्राम, माइनस खर्च कितना हुआ 6.36 ग्राम, तो लेफ्ट ओवर अमाउंट कितना आ गया? तो लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है ना, लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ सल्फर कितना है? 8 ग्राम में से 6.36 ग्राम निकाल दीजिए, 8 ग्राम में से 6.36 ग्राम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.64 ग्राम। ये आ गई आपके पास लेफ्ट ओवर अमाउंट ऑफ सल्फर। ये हमारे पास तमाम चीजें यहाँ पे डिटेल, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, क्लियर वो पॉइंट। अल्लाह हाफिज़।